वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़े BESC 134 पार्ट 70 आंकड़ों का मात्रात्मक विश्लेषण सेकंड। सहसंबंध की अवधारणा। यदि आप अपनी दिनचर्या का अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि यदि हम घूमने दौड़ने व्यायाम करने से में ज़्यादा समय बिताते हैं तो हमारी ज़्यादा कैलोरी खर्च होती हैं। इसी प्रकार गर्मी में जब तापमान बढ़ता है तो आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है। जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान गिरता जाता है। इन उदाहरणों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो चरों के बीच कोई संबंध या सहचर्यता है, जैसे दौड़ते में व्यतीत समय एवं कैलोरी, तापमान एवं आइसक्रीम की बिक्री तथा पहाड़ की ऊंचाई पर तथा तापमान इत्यादि चरों के बीच इस प्रकार की साहचर्य संबंध कहलाती है, जहाँ एक चर की मात्रा की कमी वृद्धि के परिणामस्वरूप दूसरे चर की मात्रा में वृद्धि कमी होती है। टटल के अनुसार सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के माध्यम से विचलनात्मक का विश्लेषण है। एक चर में होने वाले परिवर्तन से दूसरे चर में किसी तरह परिवर्तन होते हैं, इसे ही सहसंबंध कहते हैं। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि सहसंबंध सांख्यिकीय तकनीक है जो दो चरों के मध्य किसी भी प्रकार के संबंध को समझने में सहायता करती है। यह संबंध की दिशा तथा सहसंबंध की तीव्रता अर्थात संबंध कितनी मजबूत है को समझने में भी हमारी सहायता करती है। सहसंबंध केवल एक सहविचरण है। इस कार्य कारण सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि यह किसी एक चर में हेरफेर करने के दूसरे चर में लाया गया परिवर्तन नहीं है। इसलिए सहसंबंध की कमी भी कारण एवं प्रभाव के रूप में व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार सहसंबंध दो चरों वाले आंकड़ों में चरों के माध्यम संबंध की मात्रा x एवं y दो चरों के माध्यम सहसंबंध का अर्थ है कि जब किसी एक चर के मान में किसी एक दिशा में परिवर्तन होता है तो दूसरे चर के मान में उसी दिशा में धनात्मक परिवर्तन हो सकता है या इसी विपरीत दिशा ऋणात्मक परिवर्तन हो सकती है, परंतु परिवर्तन होना निश्चित है। सहसंबंध के प्रकार: धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, शून्यात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध: यदि दोनों चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तब उनमें धनात्मक सहसंबंध होते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि इनमें से एक का मान बढ़ता है तो दूसरा सहसंबंधी चर का मान भी बढ़ता है। यदि एक चर का मान घटता है तो दूसरे चर का मान भी घटता है। दोनों में ही परिवर्तन की दिशा समान होती है। उदाहरण के लिए ऊंचाई भार के साथ धनात्मक रूप से सहसंबंधी होती है। इसी प्रकार जब किसी वृत्त की व्यास बढ़ती है तो उसकी परिधि की माप भी बढ़ जाती है। शिक्षित उपलब्धि बुद्धि लंबीवर्ती या प्रेरणा से धनात्मक सहसंबंध होती है। इसी प्रकार अध्ययन आदतों तथा उपस्थिति एवं उपलब्धियां के माध्यम भी धनात्मक सहसंबंध पा सकते हैं। इस धनात्मक सहसंबंध को हम नीचे दिए गए उदाहरणों की सहायता से भी व्याख्या कर सकते हैं। ये उदाहरण देख लेना। एक विद्यार्थी विज्ञापन में प्राप्त अंक 25, गणित में प्राप्त 35। उपलब्धियों के माध्यम से सहसंबंध के धनात्मक सहसंबंध को आलेख निरूपित द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि आंकड़ों में मूल बिंदु से होते हैं हुए उच्च x y मानों एक सीधे रेखा बनाते हैं तो चरों के माध्यम धनात्मक सहसंबंध होते हैं। ये 17.1 में दो चरों के माध्यम पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण दर्शाया है। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध का अर्थ जब दो चरों के माध्यम मान समान अनुपात में एक ही दिशा में घटता या बढ़ता है। ऋणात्मक सहसंबंध: यदि अध्ययन के लिए निर्धारित दो चरों के में परिवर्तन
विपरीत दिशा में होता है तो उन्हें मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। इसका अर्थ है कि यदि इनमें से एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान घटता है, और यदि एक का मान घटता है तो दूसरे का मान बढ़ता है। दोनों ही चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। उदाहरण के लिए उत्पाद के मूल्य तथा आपूर्ति में ऋणात्मक सहायता होते हैं। आप जानते हैं कि यदि उत्पादन परिचालन मात्रा में उपलब्धि है तो उत्पादन का मूल्य कम होता है। यदि उत्पादन की मात्रा कम है तो मूल्य बढ़ जाता है। इसी प्रकार अनुपस्थिति तथा उपलब्धियों के मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध होते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में जितना अधिक अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी उपलब्धि का स्तर निम्न होगा तथा इसके विपरीत भी होता है। ऋणात्मक सहसंबंध की व्याख्या नीचे दी गई उदाहरण में की सहायता से कर सकते हैं। ये देख लेना एक बार। अब आप देख सकते हैं कि गति तथा लिए गए समय दोनों के विपरीत दिशा में बदलते हैं, अर्थात जब एक चर का मान बढ़ता है तो दूसरे चर का मान घटता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गति तथा समय के माध्यम ऋणात्मक सहसंबंध होते हैं। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सहसंबंध को आलेखिक निरूपित द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि रेखा y के उच्च मान में x के उच्च मान तक नीचे की ओर आती है तो दोनों चरों के माध्यम ऋणात्मक सहसंबंध होते हैं। चित्र 17.2 में दो चरों के मध्यम पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाया गया है। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध में दोनों चरों की मात्रा समानुपात में बढ़ती या घटती, परंतु विपरीत दिशा में शून्य सहसंबंध। यदि अध्ययन के लिए निर्धारित चरों के माध्यम कोई संबंध दिखाई नहीं देता तो अर्थात एक चर के मान में परिवर्तन से दूसरे चर के मान में पैटर्न के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। यह पहली बार में बढ़ सकता है, दूसरी बार में घट सकता है तथा तीसरी बार में बिल्कुल नहीं बदलता। ऐसी स्थिति में कोई निश्चित परिवर्तन नहीं होता, अर्थात दोनों चरों के माध्यम शून्य सहसंबंध होता है। उदाहरण के लिए प्रायः यह देखा गया है कि बच्चे की वृद्धि, लंबाई तथा वजन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। सामान्य रूप से वृद्धि वजन बढ़ाने के साथ ना तो बढ़ती है और ना ही घटती है। इस प्रकार बच्चे की वृद्धि तथा वजन के माध्यम कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार का सहसंबंध शून्य सहसंबंध कहलाता है। ये क्वेश्चन आंसर है। सहसंबंध गुणवत्ता एवं इसकी व्याख्या। दो चरों के माध्यम सहसंबंध की साहचर्यता का माध्यमात्मक रूप से मापा जा सकता है, जिसे सहसंबंध गुणवत्ता कहा जाता है। सहसंबंध गुणवत्ता की एक एकल संख्या है जो हम बताते हैं कि दो चर किसी सीमा तक एक दूसरे से संबंधित और एक चर से परिवर्तन से किसी सीमा तक दूसरे चर में परिवर्तन होते हैं। इसका निर्धारण सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसे समझना आसान है तथा व्याख्या करना भी आसान है। इसे एक अचर माना है। ये देख लेना बात। सहसंबंध की गुणनका की व्याख्या। सहसंबंध गुणनका की व्याख्या सहसंबंधित रूप से किया जाती है। सहसंबंध के मान की व्याख्या दौरान नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते चाहिए। प्राथमिक सहसंबंध गुणनका के चिन्ह का ध्यान में रखा जाना चाहिए। धनात्मक चिन्ह दो चरों के माध्यम धनात्मक सहसंबंध को दर्शाते हैं तथा ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक संबंध को दर्शाते हैं। ये एक बार देख लेना। ये भी एक बार देख लेना। ये भी एक बार देख लेना। ये सवाल से थोड़े बहुत है। सामान्य संभावित वक्र। आइए अपने आसपास प्रकृति को देखते हैं और हम पाते हैं कि ज्यादातर चीजों बेहद ही अनुमानित तरीकों से विपरीत होती है। वन्य जीव में हम छोटी
सी छोटी रचना चींटी सेल कर बड़ी रचना हाथी, दरिया, घोड़े इत्यादि को देखते हैं। इन दोनों तरह की छोटी तथा बड़ी रचनाओं के साथ-साथ हम मध्यम आकार के जीव भी परिवर्तित संख्या में प्राप्त पाते हैं। यदि हम मानव विकास के बारे में बात करते हैं वहाँ भी संसार में लोग के आकार, ऊंचाई तथा वजन में अंतर है। आप अपनी कक्षा में भी अवलोकन कर सकते हैं। ज्यादातर लड़कों और लड़कियों की ऊंचाई औसत होती है तथा उनमें कुछ ही लड़के तथा लड़कियां होते हैं जो लंबे होते हैं या छोटे होते हैं। इसी प्रकार हम दोनों देखते हैं कि ज्यादातर लोग औसत बुद्धि लंबी वित्तीय स्तर वाले होते हैं तथा केवल कुछ ही उच्च बुद्धि लंबित स्तर निम्न बुद्धि लंबित स्तर वाले होते हैं। इसी प्रकार का पैटर्न आप ज्यादा घटनाओं में भी देख सकते हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर मानव मानक केंद्रित मान के आसपास केंद्रित होते हैं और आवृत्ति धीरे धीरे इसी मान के दोनों किनारों पर समित रूप से कम हो जाती है। ये देखना डायग्राम। ये वही भी देख लेना। बाकी वही थोड़ा बहुत ही देख लेना। बाकी चैप्टर ही समाप्त होता है।